हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर 8 है जो कि यूनिट 3 का चैप्टर है जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबको पता है कि जो सेल होती है वो लाइफ की यूनिट होती है ना। अगर सेल नहीं है तो हमारे पास लाइफ भी नहीं है। इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज़ अ सेल, कि सेल होती क्या है। दूसरा पढ़ेंगे हम सेल थ्योरी के बारे में थोड़ा उसको जानेंगे। फिर तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा एन ओवरव्यू ऑफ सेल के बारे में ऊपर ही ऊपर देखेंगे कि सेल कैसी होती है, सेल किस किस में पाई जाती है, किस किस में मल्टी सेलुलर होती है, किस किस के अंदर यूनिसेलुलर होती है, कौन सी बड़ी सेल होती है, कौन सी छोटी सेल होती है। इन सब का डिस्कशन हम इसमें करेंगे, ठीक है ना। फिर आता है कौन सा, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल किसके अंदर पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन से चीज़ें होती हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, इस सारी चीज़ें हम इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में हमारा आता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के बारे में तो आपको पता ही होगा, है ना। मोनेरा के बाद जितने भी सारे जितने भी किंगडम होते हैं उन सब के अंदर कौन सा सेल पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। एक यहाँ पे लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी ने कि व्हेन यू लुक अराउंड, मतलब जब आप अपने चारों ओर देखते हो, यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब आपको क्या दिखाई देता है, लिविंग और नॉन लिविंग दिखाई देते हैं, है ना। जैसे अभी आप लोग बैठे होगे वीडियो देख रहे होगे तो अपने चारों ओर देखना, अपने चारों ओर देखोगे तो आपको देखो मम्मी पापा भी दिखाई देंगे, है ना, भाई बहन भी दिखाई देंगे, साथ में कुर्सी भी दिखाई देगी, है ना, साथ में जिस मोबाइल भी दिखाई देगा। तो ये क्या है, मोबाइल वगैरह क्या है, नॉन लिविंग है ना, क्योंकि ये सेल से मिलके तो बने नहीं होते। लेकिन अपने मम्मी पापा हुए, भाई बहन हुए, ये सब कौन है, लिविंग है। क्यों, क्योंकि ये सेल से मिलकर बने हुए हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योर सेल्फ। अब तुम खुद अपने आप से एक सवाल करते होगे, है ना, कि जो लिविंग होते हैं उनमें ऐसा क्या कारण होता है कि वो लिविंग रहते हैं, है ना। अब भाई किसी ने बोल दिया कि ये लिविंग है, अब उसके अंदर ऐसा क्या कारण होगा कि ये लिविंग है ना। और नॉन लिविंग में ऐसा क्या कारण होगा कि वो नॉन लिविंग है। तो इसका आंसर सीधा सा है। सीधा आंसर क्या है कि भाई जो लिविंग होगा उसके अंदर क्या होंगी, सेल्स होंगी, है ना। और जो नॉन लिविंग होगा, कैसा होगा, नॉन लिविंग, उनके अंदर जो सेल है वो नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर था वो हमने दे दिया, ठीक है। द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब के अंदर जो सेल होती है वो बेसिक यूनिट होती है किसकी, लाइफ की, ठीक है। चलो इसके आगे थोड़ा और चलते हैं। एनसीईआरटी ने और भी कुछ लिखा हुआ है। एन ऑर्गेनिज्म आर कंपोस्ट ऑफ सेल। इसका मीन्स है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। सम आर कंपोस्ट ऑफ a single cell and are called a unicellular organism, while other like us composed of many cell are called a multicellular organism। इसका मीन्स ये है कि देखो, अगर कोई सिंगल सेल से बना हुआ है, अगर कोई सिंगल सेल से, एक सेल से बना हुआ है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर, है ना। और कई सारे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल से बने हुए हैं। मल्टी सेल का मतलब होता है मैनी सेल्स, है ना। तो वो कौन से, तो वो क्या होंगे, मल्टी सेलुलर, है ना। जो मल्टी सेलुलर जो होंगे वो किससे बने होंगे, कई सारी टाइप्स ऑफ सेल से, है ना। लेकिन जो यूनिसेलुलर होते हैं वो एक ही टाइप की सेल से और एक ही सेल से मिलके बने हुए होते हैं। यहाँ तक आगे होगा आप लोगों को समझ, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ अ सेल। एक्चुअली में जो सेल होती है वो होती क्या है ना। सेल क्या है, यही तो क्वेश्चन है हमारा कि सेल क्या है। तो चलो पढ़ते हैं सेल क्या है।
अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अनुसार। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, इन्होंने कुछ पॉइंट्सों में दे रखा है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैपेबल होते हैं। किस लिए कैपेबल होते हैं, चलो पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड सेकंड पॉइंट है परफॉर्मिंग अ एजेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। अब देखो, अब हम लोग कौन है, मल्टी सेलुलर है। ह्यूमंस कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, है ना। बैक्टीरिया हुआ, एक फंगस भी होती है जिसको अपन ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी होता है ना। तो ऐसे कई सारे होते हैं। प्रोटिस्टा भी कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर ही होते हैं भाई, है ना। यूग्लिना हुआ, अपना अमीबा हुआ, है ना, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो क्या ये किसी पे डिपेंड रहते हैं क्या, ऐसा तो है नहीं कि अमीबा आया वो कहने लगा भैया खाना दे दो, खाना दे दो, है ना, भैया मैं खाना नहीं खा पा रहा, मुझे खाना खिला दो, ऐसा तो होता नहीं है। ये सारे के सारे कैसे रहते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहते हैं, यानी कि ये आज़ाद रहते हैं। इनकी जो सेल वगैरह होती हैं वो सारे के सारे खुद ही काम कर लेते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते ये, किसके लिए, जिंदा रहने के लिए, ठीक है ना। और ये अपने सारे के सारे जो फंक्शंस हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद उन्होंने लिखा है एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इसका मीन्स है कि अगर कोई भी चीज़, अगर सेल के स्ट्रक्चर में कोई भी चीज़ रह जाए तो जो सेल है वो कंप्लीट नहीं रहेगी। और जब सेल कंप्लीट नहीं रहेगी, अगर सेल कंप्लीट नहीं रहेगी तो वो लिविंग रहेगा ही नहीं, है ना। तो सेल का स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब सेल के लिए क्या क्या चाहिए हमको, भाई बताइए क्या क्या चाहिए सेल के लिए। सबसे पहले सेल में क्या होना चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए, है ना, साइटोप्लाज्म होने चाहिए, डीएनए आरएनए होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें तो होनी चाहिए, है ना। अगर ये सारी की सारी चीज़ें नहीं है तो हमारे लिए क्या, सेल्स के लिए काफ़ी परेशानी वाला काम है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। Hence, cell is the fundamental structure and functional unit of all living organism। ये लाइन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलो आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे चलो एक क्वेश्चन है, मेरे तरफ से क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन ये आ रहा है कि फर्स्ट डेड सेल किसने देखी थी, फर्स्ट डेड सेल किसने देखी थी। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, बताओ भाई, किसने देखी थी फर्स्ट डेड सेल। तो जो फर्स्ट डेड सेल थी वो किसने देखी थी, रॉबर्ट हुक। किसने देखी थी, रॉबर्ट हुक ने, है ना। कोई पूछे कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखी थी, फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखी थी, तो आंसर होगा हमारा एंटोनी वॉन लुइनहॉक, ठीक है ना। ये कई बार पूछा जाता है, ये तो वैसे एनसीईआरटी में दिया नहीं है अभी, लेकिन ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, लेकिन इसको ये एनसीईआरटी ने दे रखा है, ठीक है। तो एंटोनी वॉन लुइनहॉक फर्स्ट शो एंड डिस्क्राइब अ लिविंग सेल। देखो एंटोनी वॉन लुइनहॉक ने सबसे पहले एक लिविंग सेल देखी और उस लिविंग सेल को क्या किया, डिस्क्राइब किया। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। अब भाई सेल तो चलो पता लग गई, डेड सेल भी पता लग गई। डेड सेल जो था वो रॉबर्ट हुक ने देखा था, और जो लिविंग सेल थी वो किसने देखी थी, एंटोनी वॉन लुइनहॉक ने देखी थी। और जो न्यूक्लियस है वो किसने देखा था, किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवेल्ड ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ द सेल। अब देखो जैसे 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 समय बीतता गया
वैसे वैसे माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो और अच्छे आए और अच्छी हाई रेजोल्यूशन पावर के आए, तो आगे चल के हमने सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनके हमने स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ा और उसको अच्छे से बताया भी, और उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है ना, इतनी लाइन आपको समझ आ गई होगी। चलिए भाई थोड़ा और आगे चलते हैं। चलो, एक यहाँ पे थोड़ा आगे चलते हैं सेल थ्योरी के पास। ठीक है, सेल थ्योरी सुनो ध्यान से। सेल थ्योरी भाई ये सबको पता होना चाहिए। सेल थ्योरी पे हर साल क्वेश्चन आता है यहाँ से, हर साल, चाहे नीट हो चाहे कोई सा भी मेडिकल एग्ज़ाम हो, सेल थ्योरी से तो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, बात है कब की, इन 1838 मैथियस लीडन अ जर्मन बॉटनिस्ट examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cell which tissue of the plant। अब सुनो ध्यान से, सेल थ्योरी किसी एक बंदे ने नहीं दी है ना। सेल थ्योरी में देखो दो साइंटिस्ट थे, अभी की बात बता रहा हूँ मैं, बात की नहीं। एक थे स्लीडन, एक थे कौन, स्लीडन, ठीक है ना, और दूसरे थे श्वान। ठीक है ना, कौन थे, श्वान। एक थे स्लीडन और दूसरे थे श्वान। ठीक है ना, एक भैया बॉटनिस्ट था, है ना, ये प्लांट्स के बारे में पढ़ता था, और एक श्वान। अब देखो श्वान क्या होता है वैसे, हंस होता है भाई, है ना, कौन होता है, श्वान। चलो, तो ये कौन थे, ये जूलॉजिस्ट थे। कौन थे, जूलॉजिस्ट थे, और ये कैसे थे, बॉटनिस्ट थे। दोनों अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे, लेकिन जो स्लीडन थे वो 1838 यानी कि 1838 में उन्होंने क्या किया, कई सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और उनके बारे में पता लगाया कि जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर बने होते हैं, और जो अलग अलग प्रकार की जो सेल्स होती हैं वही आगे चल के किसको फॉर्म करते हैं, टिश्यू को फॉर्म करते हैं। अब वही प्लांट्स के बारे में पता कर रहे थे, तो प्लांट्स के टिश्यू के बारे में ही इन्होंने पता लगाया। ठीक है ना, अबाउट द सेम टाइम, उसी दौरान, है ना, उसी समय पे क्या हुआ, जो श्वान थे, उसी समय क्या हुआ, जो श्वान थे, कब, 1839, कब, 1839 को जो श्वान थे वो भी कुछ ना कुछ कर ही रहे थे, है ना। ये जो श्वान है वो कौन है, जर्मन जूलॉजिस्ट, है ना, वो कौन थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, और ये कौन है, जर्मन जूलॉजिस्ट। इन्होंने भी क्या किया, स्टडी की डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स सेल एंड रिपोर्टेड डेट सेल हिम आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सुनो ध्यान से, जो श्वान थे उन्होंने क्या किया, एनिमल सेल पे कई तरह की स्टडी की, ठीक है ना, और फिर उन्होंने एक चीज़ बताई कि भाई ये जो सेल है इसके बाहर कोई लेयर है, इसके बाहर क्या है, लेयर है, जिसको हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम आज क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उस टाइम पे नहीं पता था कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस टाइम पे तो हम ये जानते थे कि भाई एक बाहर आउटर लेयर है और उस आउटर लेयर के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म वगैरह है, ऑर्गेनेल्स वगैरह है। ठीक है ना, तो और आज के टाइम पे हम उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ही आल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज प्लांट टिश्यू that the presence of cell wall is unique character of the plant cell। अब भैया यहाँ पे ही नहीं रुके, अब इन्होंने क्या किया, एक प्लांट सेल को लिया और उस प्लांट सेल के पास क्या था, उस प्लांट सेल के पास क्या था, उसके ऊपर सेल वॉल थी। क्या थी, सेल वॉल। अब इन्होंने एनिमल सेल को देखा और यहाँ पे प्लांट सेल को देखा। इन्होंने बोला कि भाई एनिमल सेल के ऊपर तो हमको बस एक ही लेयर दिखाई दी, जिसको उस समय ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बोल सकते थे, क्योंकि उस टाइम कोई जानते नहीं थे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन जब इन्होंने उसको देखा
तो सेल के प्लांट सेल के ऊपर उनको एक वॉल दिखाई दी जिसको नाम दिया उन्होंने क्या, सेल वॉल। ठीक है ना। और सेल वॉल कैसी होती है, लिविंग या नॉन लिविंग? तो आंसर होगा हमारा नॉन लिविंग। ठीक है ना, आंसर हमारा कैसा होगा, नॉन लिविंग। और जो हमारी सेल वॉल है वो कैसी दिखती है भाई, ऐसी ऐसी दिखती है ना। ये हमारे रॉबर्ट हुक साहब थे ना, उन्होंने भी ऐसे देखा था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है ना, इस तरीके से दिखाई देती है। बात समझ आई या नहीं आई? चलो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस that the body of animal and plants are composed of cell and product of cell। अब बाद में क्या हुआ, जो स्वान थे, स्वान ने एक हाइपोथेसिस दी कि जितनी भी बॉडी हैं एनिमल्स की और प्लांट्स की, ये सारी की सारी किससे मिलकर बनी हुई हैं, सेल से मिलकर बनी हुई हैं। और जो हमारी बॉडी है ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये सेल का ही प्रोडक्ट है। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, स्लीडन के बारे में पढ़ते हैं। स्लीडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। अब जो स्लीडन थे और स्वान थे, इन दोनों ने मिलकर क्या दी, सेल थ्योरी दी। दिस थ्योरी however did not explain as how new cells were formed। अब ये जो सेल थ्योरी है, इन दोनों ने सेल थ्योरी तो दी, लेकिन ये नहीं बता पाए कि जो सेल है वो कैसे बनी। ठीक है ना, ये जो सेल है वो कैसे बनी। चलो फिर बाद में जो रूडोल्फ विर्चो हैं उन्होंने बताया, रूडोल्फ विर्चो फर्स्ट एक्सप्लेन डेट सेल्स डिवाइडेड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब जो स्लीडन एंड स्वान थे वो बता नहीं पा रहे थे कि भाई, उन्होंने ये तो बता दिया था कि जो सेल है, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे कि जो सेल होती है वो कैसे डिवाइड करती है या कैसे आई। उन्होंने ये बता दिया था कि हाँ भाई, एनिमल्स की सेल अलग होती है, प्लांट्स की सेल अलग होती है। प्लांट्स के पास एक यूनिक कैरेक्टर होता है जिसके ऊपर एक सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज़ें बता दी थी, लेकिन ये लोग ये नहीं बता पाए थे कि जो सेल है वो कैसे डिवाइड करती है, जो सेल है वो कैसे आई। तो उसके लिए बाद में आया रूडोल्फ विर्चो। हर साल क्वेश्चन आता है इस रूडोल्फ विर्चो से, है ना। इस लाइन को अपन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। रूडोल्फ विर्चो 1855 first explained the that cells divided and new cells are formed from pre-existing cell। इन्होंने ये बताया कि जो न्यू सेल जो फॉर्म्ड होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती हैं। ठीक है ना। और उसके लिए इन्होंने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है ना, बात समझ आई। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये लाइन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आती है। एक आध साल ही बाकी जाता होगा, नहीं तो हर साल ही आती है। ठीक है ना, इसको तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लीडन एंड स्वान। अब स्लीडन एंड स्वान ने हाइपोथेसिस दी थी। ठीक है ना, उन्होंने जो रूडोल्फ विर्चो है उन्होंने इस हाइपोथेसिस को क्या किया, मॉडिफाई किया। ठीक है, और मॉडिफाई करने के बाद इन्होंने बताया टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप, सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे। आज के टाइम पे जो सेल थ्योरी है उसको अपन किस तरीके से समझते हैं, सुनो ध्यान से। इनका एक अलग था। ठीक है, चलो सुनो ध्यान से क्या है। इन्होंने 2 पॉइंट में सेल थ्योरी दे दी और समझा भी दिया आज के टाइम पे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। सबसे पहले तो इन्होंने ये बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं, है ना, और यही सेल के प्रोडक्ट हैं। लेकिन एक दिया किसने था, ये भी हमको पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट किसने दिया था, ये दिया था स्लीडन एंड स्वान ने। लेकिन ये जो सेकंड पॉइंट है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो जितनी भी सेल्स हैं ये सारी की सारी सेल्स पिछली वाली सेल से ही आ रही हैं। ये जो
दिया था सेकंड पॉइंट, एक किसका था, रूडोल्फ विर्चो साहब का, ठीक है ना। ये रहा। अब इसके आगे का जो वीडियो है वो हमारा नेक्स्ट पार्ट पे आएगा, उसमें हम करेंगे सेल का ओवरव्यू, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। थैंक यू।